जय हिंद साथियों, आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत। दोस्तों, मैं अग्निवीर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। आप सभी को पता है अग्निवीर क्लास चल रही है यहाँ पर इंडियन आर्मी जीडी के लिए और क्लर्क के लिए। ठीक है, टेक्निकल की जो फिजिक्स है वो सारी की सारी हम करवाएंगे। साइंस को हम करवाएंगे, मैथ वगैरह अलग अलग टीचर्स करवाएंगे, कोई इससे दिक्कत नहीं है। देखिए, अग्निवीर बैच में जो चैप्टर मैं नया लेके आया हूँ वो फोर्स लेके आया हूँ, लेकिन इस चैप्टर को बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूँ, जब भी मैं अपने ग्राउंड पर अपने क्षेत्र के स्टूडेंटों के बीच में जाता हूँ तो वो हमेशा एक प्रॉब्लम लेके खड़े रहते हैं कि सर हमसे ये चीज़ हो नहीं रही है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट पर वो कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ यही समस्या आ रही है कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ हमसे हो नहीं रही है। देखिए, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, वो बेकार नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये चीज़ बता दूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और एक बहुत अच्छा वो है कि देखिए, आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर आप किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कंटिन्यू कर रहे हो, भाई आज आप एक क्वेश्चन करो, कल भी एक क्वेश्चन करो, परसों भी एक क्वेश्चन करो, और हो सकता है नर्सों आप दो क्वेश्चन करने के लायक हो जाओ, लर्न तीन क्वेश्चन करने के लायक हो जाओ। सही है कि इतना समय नहीं है। देखिए, ये एक गलतफहमी है कि हमारे पास समय नहीं है। अभी हमारे पास समय है। जो हमारे पास दिन बचे हैं 35 से 40 दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इनके पीछे फोकस करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलने वाला है। देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो लेसन का नाम ही है फोर्स, और इस लेसन में से हो सकता है आपको दो क्वेश्चन मिले। इंडियन आर्मी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, हो सकता है उन्हें यहाँ पर दो क्वेश्चन मिले। ठीक है, इस चैप्टर से। और ये इस चैप्टर की खासियत है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे आप पूरे चैप्टर को बिना कुछ लिखे भी कर सकते हो। आप इस पूरे चैप्टर को बिना कुछ लिखे भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं फोर्स की डेफिनेशन आप सभी को बता दूं कि फोर्स है क्या। पुश और पुल की एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, एक बार हिंदी में समझ लीजिए इसे कि बल, खिंचाव, दबाव अथवा तनाव की उस प्रक्रिया का नाम है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है जी, या तो कोशिश करता है या फिर कर देता है। डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, लेकिन हम लिखते हुए चलेंगे ताकि हम कभी और करें तो वो चीज़ हमें समझ में आए। ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर नोट्स तैयार रहने चाहिए। देखिए, चलते हैं आगे। बल, बल, खिंचाव अथवा दबाव की उस प्रक्रिया नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है जो किसी वस्तु की स्थिति स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर कोशिश करता है। देखो दोस्तों, इस डेफिनेशन को देखो, जब फिजिक्स का एक अपना रूल है कि अगर आप इसे प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो जो समझ ना पाए फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार रहे हो, या आपके सामने जो खड़ा है वो एक बेकार आदमी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ करनी है तो अपनी लाइफ में इसे इन्वॉल्व करो। ठीक है जी, हम नीचे बैठे हैं, लेटे पड़े हैं, ऊपर आसमान को देख रहे हैं, उसमें बादल तैरते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो बादल तैर रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, हमें बल्कि इस चीज़ को सोचना है कि ये तैर क्यों नहीं है, निम्न दाब की वजह से। ये चीज़ सोचना है। ठीक है, अगर दो व्यक्ति दारू पी रहे हैं और एक गिलास में पानी और एक गिलास में दारू और दोनों में बर्फ़ डाल दें तो पानी में जो है बर्फ़ तैरती है और दारू में डूब जाती है। किसके कारण? डेंसिटी के कारण। ये चीज़ हमें सोचना, हमें ये नहीं सोचना वहाँ दारू पी रहे हैं नशेड़ी और कैसे नशे में हैं, क्या मस्ती कर रहे हैं। ये सब एक
बेकार बातें। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप घर में सुबह उठते हो, वहाँ से आपका फिजिक्स चालू हो जाती है, और जब शाम को आप लेटते हो तो वहाँ आपकी फिजिक्स ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। देखिए बल खिंचाव अथवा दबाव की उस प्रक्रिया का नाम है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर करने की कोशिश करता है। ये रही देखिए वस्तु, देख लीजिए ध्यान से। अब इसकी स्थिति में मैं इसे पुश करके, देखिए इसकी स्थिति में मैं इसके चेंजिंग कर देता हूँ। ठीक है, चेंजिंग कर देता हूँ, ये रहा। तो इसे क्या कहेंगे जी? बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इस बोर्ड को धक्का मारूँ, इसके पीछे वॉल है, दीवार है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तो इस लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, लगा तो रहे हैं बल। तो ये वो बल है जो परिवर्तन करने की कोशिश करता है, और ये वो वाला बल हो गया जो परिवर्तन कर देता है। इसे अभी समझाएंगे इसे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली बात तो इसे देख लीजिए एक बार। बल को जो हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, वो एफ से। साइंस में हर एक चीज़ को, हर एक डेफिनेशन को, हर एक चीज़ को किसी न किसी लेटर से दिखाया गया है। ठीक है, किसी न किसी लेटर से दिखाया गया है। तो बल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? एफ से। एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एम एल्फा। ठीक है, ये न्यूटन के दूसरे नियम में अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसे मैंने लिखा क्यों है? इसे लिखने का अपना एक कारण है दोस्तों। आपसे मात्रक जरूर पूछेंगे, आपके सारे क्वेश्चनों में एक मात्रक जरूर आने वाला है। ठीक है, तो मात्रकों के लिए सबसे पहले समझ जाइए, बल का मुझे मात्रक निकालना है। बल का क्या निकालना है? मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट। अगर मुझे बल का मात्रक निकालना है तो मुझे पता है एम क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम कैसे कहते हैं? अगर हम किसी के घर में 10 किलो चीनी दे दे तो क्या कहेंगे उससे? 10 किलो। वो जो किलोग्राम है ना, वो उसका मात्रक है। यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और ये है एल्फा। एल्फा का मात्रक मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ाया दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका कौन सा मात्रक है? ये है जी इसका एमकेएस मात्रक। जब फिजिक्स चलती है तो 4 पद्धति में चलती है, एफपीएस, एसआई, सीजीएस और एमकेएस। सही है। तो अब से ज़्यादा सीजीएस, एमकेएस या फिर एसआई पद्धति पूछी जाएगी, एफपी बहुत कम पूछी जाती है। तो ये कौन सा है जी? एमकेएस में है। कौन सा मात्रक है ये? एमकेएस में। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे ये कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक है वो है दोस्तों न्यूटन। यही साइंटिस्ट है, यही मात्रक है, क्योंकि इसी आदमी ने इसके लिए सबसे ज़्यादा थ्योरी दी है। ठीक है जी, फोर्स के लिए सबसे ज़्यादा थ्योरी इस व्यक्ति ने दी है, इसीलिए इन्हें इसका मात्रक ही बना दिया गया, इसका सरनेम या नाम जो भी हो। ठीक है जी, चलो चलते हैं इसके बाद आगे की ओर। सबसे पहले इसे एक बार देख लो। एक एक लिखी हुई लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले पेपर उठा के देखना, ये चीज़ जरूर पूछी गई है कि बल का मात्रक क्या है, बल का एमकेएस मात्रक क्या है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो एक मात्रक और है इसका, अगर आप सीजीएस पे जाना चाहो तो इसका एक मात्रक और है दोस्तों, डाइन। इसका एक मात्रक और है डाइन। तो मात्रक मैंने आपको 3 बता दिया एफ के, मतलब फोर्स के 3 मात्रक, एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक है न्यूटन और एक है डाइन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों कि बल। देखिए हर चीज़ अगर कोई भी चीज़ हो तो वो 2-3 प्रकार की तो होती हैं, इसी तरीके से बल भी 2 प्रकार के होते हैं। बल कौन कौन से होते हैं? एक तो संतुलित संतुलित बल, जिसे हम अभी समझाने वाले हैं आप सभी को, और एक होता है असंतुलित बल। ठीक है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल, दोनों की डेफिनेशन अभी बढ़िया तरीके से समझाएगी। देखिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। संतुलित बल को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस फोर्स, और असंतुलित बल को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, चलिए देखिए बल के अपने 2 प्रकार हैं। नंबर 1 तो है संतुलित बल, संतुलित बल, और नंबर 2 है दोस्तों असंतुलित बल। संतुलित बल की डेफिनेशन देख लीजिए। संतुलित बल, अगर कई सारे बल किसी एक ऑब्जेक्ट पर, अगर कई सारे बल किसी एक वस्तु पर कार्य कर रहे हो और उनका जो परिणामी हो वो शून्य हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों संतुलित बल। क्या कहलाएगा वो? संतुलित बल। समझ में आया? नहीं आया है? देखिए मान लीजिए मैंने अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ लिया, अब 2 लोग मुझे इधर से खींच रहे हैं और 2 आदमी मुझे इधर से खींच रहे हैं, लेकिन ये हाथ मेरा छुटा नहीं पाए।
ठीक है, यानी कि या फिर मुझे इधर से इधर नहीं खींच पाए, तो वो कौन सा फोर्स होएगा, संतुलित फोर्स होएगा। कौन सा बल होएगा, वो संतुलित बल होएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए संतुलित बल की मैं डेफिनेशन आप सभी के सामने लिख देता हूँ। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। शून्य होगा, ठीक है। तो उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, रोबिन भाई हमारे मुस्कान के आशिक हैं। अब उनकी मम्मी उसमें 10 रैप्टा मारते हैं कि भाई उस लड़की को छोड़ दे, फिर उसके पापा उसमें 10 रैप्टे मारते हैं भाई तू भी छोड़ दे, लेकिन रोबिन भाई को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। रोबिन भाई कहते नहीं भाई मैं तो करूँगा, मैं तो आशिक हूँ, सही है, आशीर्वाद हूँ। तो वो उन दोनों ने अपने अपने फोर्स से 10-10 रैप्टे मारे, लेकिन परिणाम क्या निकला, जीरो निकला। रोबिन भाई सुधरे नहीं सुधरे। वो जो परिणाम जीरो निकल रहा है ना, वही संतुलित बल है दोस्तों। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, तो और उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। देखिए एक बार फिर से आगे की ओर चलते हैं। मान लीजिए आप एक रस्सी खींचने वाली रस्सी, आपको पेपर में इसी तरीके से पूछ लेगा कि एक रस्सी को दो व्यक्ति इधर से खींच रहे हैं, दो व्यक्ति इधर से खींच रहे हैं, और वो दोनों अपनी स्थिर अवस्था, और रस्सी अपनी वही स्थिर अवस्था में जमी पड़ी है, तो वहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, आप कहोगे संतुलित बल कार्य कर रहा है। अगर वो इस रस्सी को इधर से इधर खींच लेते या इधर से इधर खींच लेते, तो वो कौन सा बल हो जाता, असंतुलित बल हो जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आता है असंतुलित बल। असंतुलित बल की डेफिनेशन क्या है, देखो यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों, और उनका परिणामी शून्य ना हो, तो ऐसे बल को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे दोस्तों, अनबैलेंस फोर्स या फिर असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर अनेक बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी शून्य ना हो, तो उसके बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल। मान लीजिए रस्सी को 10 आदमी इधर से खींचे हैं, 10 आदमी इधर से खींचे हैं, और किसी एक तरफ उस रस्सी को खींचा जा चुका है, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। मतलब आपने फोर्स लगाया और काम हो गया, सही है, मैं ये दीवार गिराना चाह रहा हूँ, दीवार गिर गई, तो उसे तो असंतुलित बल कहेंगे। अगर सारे के सारे हम 10 जने मिलकर दीवार पर धक्का दे रहे हैं और दीवार नहीं गिरी, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, एक बार इसे देख लो। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आएगा, पूछ लेगा आपसे क्या संतुलित बल शून्य हो सकता है, तो आप कहोगे जी हाँ हो सकता है, टिक लगाना है हाँ, हाँ पर। और कब क्वेश्चन आ जाएगा क्या असंतुलित बल शून्य हो सकता है, तो जहाँ पर नहीं लिखा हो वहाँ पे टिक लगा देना डायरेक्ट। ठीक है, एक नंबर आपका वहीं का वहीं पक्का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा जड़त्व। बल के बाद जो टॉपिक आता है हमारा क्या आता है, जड़त्व आता है, इनर्शिया। देखिए कैसे करेंगे इसे, जड़त्व। देखो जड़त्व का क्या सीन है, समझ लीजिए इसे। जड़त्व, देखो जड़त्व होता क्या है, ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती हो,
जड़त्व कहलाती है। किसी वस्तु का वह गुण जो कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है वो क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। मान लीजिए मैं गति में हूँ, इस तरीके से भाग रहा हूँ और कोई मुझे आके रोक दे, तो मैं तुरंत तो रुकूंगा नहीं। कोई मुझसे कह दे हाँ भाई रुक जा, तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा नहीं, मैं थोड़ी दूर जाके रुकूंगा अगर मैं तेज भाग रहा हूँ तो, ठीक है। तो वो जो आप विरोध कर रहे हो, आप रुकना चाह रहे हो लेकिन रुक नहीं पा रहे, वो जो विरोध है, जो विरोध दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है दोस्तों, वही है जड़त्व। ठीक है जी, वही है जड़त्व। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फिर आइए। जड़त्व का अपना एक नियम है जो मैंने अभी आपको बताया, यही वो जड़त्व का नियम है। ठीक है, जड़त्व का नियम, किसी वस्तु देखो दोस्तों, जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, इस हेडिंग से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया, या जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, क्या थे, गैलीलियो, जिन्होंने क्या दिया है, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आविष्कारक पूछे जा सकते हैं, साइंटिस्टों के नाम पूछे जा सकते हैं, और मात्रक पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती। इनसे बनाए गए, इन डेफिनेशनों से बनाए गए लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। अपने जड़त्व मैंने आपको बताया, जड़त्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले जड़त्व देख लीजिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है तो इसी तरीके से जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, गति का जड़त्व। नंबर 1 हो गया दोस्तों विराम का जड़त्व। नंबर 2 है गति का जड़त्व। और नंबर 3 है दिशा का जड़त्व। ये है दोस्तों 3। ठीक है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। सबसे पहले मैं इस पहले वाली के ऊपर, पहले वाले टॉपिक के ऊपर बात कर लेता हूँ कि विराम का जड़त्व है क्या। इस विराम के जड़त्व के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य कर रहा हो। देख लीजिए यहाँ पर ये विराम में है, जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे हम तब तक ये उठेगी नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा जड़त्व होता है दोस्तों, विराम का जड़त्व होता है। इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, सही है। अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए इस थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें से अगर फर्स्ट जो मैंने टॉपिक लिखा है जड़त्व, इसमें से अगर पूछा जाता है तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इससे का प्रतिपादन किसने किया, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आप कहोगे जी गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा कि इन 3 नियमों में से इनके अनुप्रयोग पूछ लेते हैं। इनका एग्जाम्पल दे देंगे तीनों में से कोई सा एक का, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ जी ये विराम का जाता है, गति का जाता है, या फिर दिशा का जाता है। उसे समझने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है देखिए चलते हैं अपने इन्हीं टॉपिकों के ऊपर। देखो दोस्तों, विराम का जड़त्व लिख लो यहाँ पर। क्या है, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या है दोस्तों, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी। विराम का सबसे पहले मतलब विराम का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था में। ये देखिए, ये विराम में ही तो है, रुकी हुई अवस्था में ही तो है ये, है ना, ये चल थोड़ी ना रही है, भाग थोड़ी ना रही है। तो ये वही बता रहे हैं, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या ये आएगा पेपर में? देखिए, अगर आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया ना, तो अभी मैं एग्जाम्पल बोलने वाला हूँ, वो आएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए कैसे आएंगे। चलती हुई गाड़ी पे अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहता हूँ और मान लीजिए बस चलने लगी, तो मैं पीछे की ओर गिर जाऊंगा। ये होता है विराम का जर्त। क्या होता है ये? विराम का जर्त। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो गति में हो गई और हमारा जो तलवा है वो भी गति में हो गया, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है मेरा, ये वाला पार्ट, वो इस समय विराम में ही है, इसीलिए वो झटका लगते मैं पीछे की ओर गिर जाता हूँ। आपसे पूछ लेंगे वो, चलती हुई गाड़ी में खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? तो आप क्या कहोगे? विराम के जर्त के कारण। यह आपको टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि जो आम की डाली होती है, किसी भी फल की डाली जो होती है, उसे हिलाने से फल नीचे क्यों गिर जाते हैं? वो भी विराम के जर्त के कारण, क्योंकि वो जो फल होते हैं वो विराम अवस्था में ही रहते हैं, और जो डाली होती है वो एक गति अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण वो अपनी स्थिति को उसके अनुसार चेंज नहीं कर सकते और वो नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। नीचे क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नीचे क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो चलो इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए। ऑल एग्जाम्पलों पे अगर चर्चा करनी हो तो जो हमारी सीरीज की क्लास आएगी 250 क्वेश्चनों की, एक टिक मार्क सीरीज लाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जिसमें कि आपके 2 चैप्टर मिक्स हैं, और उन 250 क्वेश्चनों को आप कल जाना और आप पेपर के बाद आना और मुझसे पूछ लेना कि सर ये जो आपने 2 चैप्टर करवाए हैं मोशन के और किसके, फोर्स के, उसमें से बाहर कुछ आया है या फिर नहीं आया है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसी में दिखा दूंगा, ठीक है। तो विराम का जरूरत तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है दोस्तों गति का जरूरत। देखो इसका क्या है सिस्टम, गति का जत। देखो जी, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका रूल ये है दोस्तों, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए ये इस गति का जैसे किस तरीके से आएगा इसे भी समझ लीजिए। जब कोई रेलगाड़ी नहीं, जब कोई बस वगैरह चलती रहती है और एक उसे रोक दिया जाता है, तो हमारा जो शरीर है वो आगे की ओर झुक जाता है। वो किसके कारण झुकता है दोस्तों? गति के जैत के कारण झुकता है, ठीक है। वो किसके कारण वो झुकता है? गति के जैत के कारण। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही है। इसके बाद आता है आपका दिशा का जत। देखिए दोस्तों, दिशा का जत मैं आपको बता दूं, दिशा का जत है क्या। जब आप बाइक चलाते हो और उस बाइक से सांप या नाग बनाते हो, तो कभी आप ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, आप देखोगे जब बाइक को आप इस तरीके से घुमाओगे तो आपका शरीर इधर जाएगा, और जब आप इधर घुमाओगे तो आपका बॉडी जो है पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। या फिर बस एक कंडक्टर, बस ड्राइवर जो है एक घुमा दे इस तरीके से, पूरी बस झुक के जा रही है इधर की ओर और सारे पैसेंजर झुक के जा रहे हैं इधर की ओर, ठीक है। तो यही जो है वो दिशा का जत है, कि जिस दिशा में आपकी मूवमेंट हो रही है उसकी जगह आप उसके दूसरी दिशा में मूवमेंट कर रहे हो, वो क्या हो जाता है दोस्तों? दिशा का जत हो जाता है। आपसे पूछेगा एक बस ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है और वो गाड़ी जो है
इस एंगल से इधर की ओर मुड़ जाती है और आपका शरीर दूसरी तरफ मुड़ रहा है, तो उसमें कौन सा जरूरत है, आप कह देना दोस्तों सीधे गति का जरूरत है। ठीक है, देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। ज़्यादातर तक हमने आज समझा दिया और न्यूटन के तीनों लॉ हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए लाने वाले हैं। ठीक है, इस बार जो संडे को जो क्लास आने वाली है उसमें टिक मार्क की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टिक मार्क सारे क्वेश्चन डाल के आपको संडे को मिल जाएगा सुबह 9 बजे करीब, तो उसे आप सभी ज़रूर करके जाना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो, और इसके जो आगे का जो पार्ट है वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं, जो कि आपको नेक्स्ट डे मतलब कल मिल जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म होने के बाद आपके 3-4 चैप्टर और रह जाएंगे फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हल्का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको सब कुछ आ जाएगा। आप सोचो कि एक एक टोकरा भर लें, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों एक बार इसे देख लो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।